हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित जैन हियर एंड आई कैन वेलकम यू सिविल लर्नर्स। सो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। हमने वहाँ पढ़ा था सेंट्रल बैंक के बारे में, कमर्शियल बैंक के बारे में। फिर मैंने और बताया था कुछ सेक्शंस के बारे में बताया था मैंने आपको वहाँ पे। हमने कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ा था, उनके सोसाइटीज एक्ट के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज मैं आपको, जैसे मैंने आपको कल कल बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो दो बैंक और बाकी हमारा जो फर्स्ट बैंक आता है हमारा वो है शेडो बैंक्स, और नेक्स्ट बैंक जो है वो है हमारी एनबीएफसी। शेडो बैंक्स जो बैंक्स होती है, एक सिंपल सी भाषा में कहूँ मैं कि एक ट्रेडिशनल बैंक की तरह नहीं होती है, ठीक है। और जो आम जो रेगुलेशंस होते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे आरबीआई जो एक्ट है, ठीक है, काम उसका सेम होता है, बट वो ट्रेडिशनल बैंक जैसा काम नहीं करती है। ट्रेडिशनल बैंक के जैसे अंदर काउंट नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, वो सेक्शन 2 में रजिस्टर्ड होते हैं, वो सेक्शन 45 आय के तहत उन्हें रेगुलेट किया जाता है। बट हम जब बात करते हैं शेडो बैंक्स की, जब हम बात करते हैं शेडो बैंक्स की, और जब हम बात करते हैं एनबीएफसी की, तो ये दोनों बैंक है वो रेगुलेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती। तो हम जब बात करते हैं शेडो बैंक्स की, तो शेडो बैंक्स की हम जब बात करते हैं तो सिंपल सी भाषा में कहें, ऐसे कुछ अगर अपन पॉइंट्स बनाते हैं तो सबसे पहली बात है, दे आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल बैंक्स। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में रेगुलेट नहीं होती, ठीक है। अगर अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जो शेडो बैंक्स है उसका अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे, हम सिंपल सी भाषा में बोले तो हमारे मनी मार्केट फंड्स होते हैं। मनी मार्केट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स वो फंड्स होते हैं, एक ऐसी कंपनी होती है, ऐसे एज असेट मानो, एक तरीके का असेट मान सकते हो भैया, ये कंपनी है जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है। ये इन्वेस्ट करती है शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन में, काय में, शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन। अब हम समझते हैं शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन होता क्या है। शॉर्ट टर्म मतलब एक छोटे समय के लिए, डेट मतलब आपकी उधारी, आपका कर्जा, आप उस चीज के लिए जब रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ऐसा डेट जो आप इन द फ्यूचर उसे पे करेंगे, ओके। शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन मतलब इन द फ्यूचर आपको एक समय, निर्धारित समय के अंदर अंदर आपको आपकी जो उधारी है उसे चुकाना होगा, आपका कर्जा उतारना होगा, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं मनी मार्केट फंड की, जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन की, तो हम इसे दो तरीके से देखते हैं। मनी मार्केट फंड जो होते हैं वो दो शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन में उसे इन्वेस्ट करते हैं। लाइकवाइज अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे ट्रेजरी बिल्स। फर्स्ट क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं कमर्शियल पेपर्स। पहला हो गया ट्रेजरी बिल्स, दूसरा हो गया कमर्शियल पेपर्स। ये दोनों शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन है, मतलब एक समय के अंदर अंदर इनकी मैच्योरिटी आ जाती है और आपको इन द फ्यूचर इन्हें पे करना होता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स की, ट्रेजरी बिल का तरीका ऐसा होता है कि ट्रेजरी बिल किसी गवर्नमेंट के द्वारा, या हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इशू करती है, बट जब इनकी ऑक्शनिंग होती है, जब इनकी बिड होती है,
इनकी जब बॉली लगाता है, अगर कोई बॉली लगाता है उसे ऑक्शन कहते हैं। वो किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा। बात समझ, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें इश्यू करता है, ऑक्शन किया जाता है आरबीआई के द्वारा। ओके, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इश्यू क्यों करता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लाता है उसे कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत हमेशा होती है। वो कभी भी, हमारे यहाँ पे जो दो फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड वहां यूज होता है जब कोई आपदा होती है। कंसोलिडेटेड फंड से हमारे यहाँ जितनी भी सैलरीज, गवर्नमेंट सैलरीज होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, पार्लियामेंट मेंबर्स की जो सैलरीज होती है, या हम बात कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ये सारी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। अब जो ट्रेजरी बॉक्स की हम जब बात करते हैं तो हम इतना पैसा, अगर हम सारा पैसा अगर वहीं से लेने लग जाते हैं तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी में इतनी बड़ी क्राइसिस आएगी कि एकदम हम खत्म हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसा, अब जैसे हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाइकून्स भी होते हैं, जैसे बहुत बहुत ज्यादा लोग पैसे वाले भी हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, ऑक्सफाम की रिपोर्ट के अनुसार हम 1% लोगों के पास इतना पैसा है जो भारत की पूरी 50% लोगों के पास पैसा है। तो हम जब बात करते हैं ट्रेजरी बिल्स की, तो ट्रेजरी बिल जब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है और आरबीआई जब उसे ऑक्शन करता है, तो उसका कारण यही है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जब उनके पास सरप्लस फंड, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, बहुत फंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है उनके पास, अगर उनको कोई ज्यादा प्रॉफिट होता है, जैसे मान के चलो कि 100 करोड़ 200 करोड़ अगर उनके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए, अब उनका करे क्या? तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इश्यू करती है तो वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रेजरी बिल को खरीद लेते हैं और अपना पास जो पैसा होता है वो किसको देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका बेस्ट यूज करता है, उसके वो बॉन्ड्स बनाता है। हमने बात करी थी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, जो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक जरिया है कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं रेगुलेट होती है और बहुत अच्छे से रेगुलेट होती है, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ पे डेट जो कर्जा है वो भी खत्म होता है, ठीक है, और हमारे प्रॉफिट बनता रहता है। आज हमारा जो गोल है $5 ट्रिलियन की बात करी थी हमने, तो $5 ट्रिलियन कब बनेगा? अगर हमारा बॉन्ड मार्केट अच्छा होगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जब पैसा जाएगा वो इन्वेस्टर उस चीज को पे करेंगे, यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स को खरीद के सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसा वो देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका बेस्ट यूज करके स्कीम्स में इन्वेस्ट करेगी। और हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अगर कोई सब्सिडी भी दे रहा है स्कीम्स के थ्रू, या जैसे मनरेगा चलता है हमारे यहाँ पे, तो ऐसी हमेशा जरूरी नहीं कि हमेशा सोशल सर्विस की जाती है, उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है इनडायरेक्टली। लाइकवाइज हमारे यहाँ पे आवास योजना चल रही है कि भैया हम हर एक रेगुलेटेड है कि भैया 8 लाख से अंदर जिसकी इनकम है या ऐसा कुछ कि जिसकी उसको हम 2.5 लाख रुपए इस आवास योजना के थ्रू हम देंगे, ठीक है। तो अब बात को समझना, वो पैसा अकाउंट में आ रहा है ये बात हमने मानी, बट जब इंसान अपना, जिसका खुद का घर होगा, उसकी खुद की दुकान होगी, वो खुद रोजगार के साथ काम करेगा, उसके वो बेरोजगार नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है कि वो कहीं ना कहीं अपना ज्यादा हाथ फैलाएगा, वो पैसा कमाएगा और इन द फ्यूचर उसकी इनकम बढ़ के इतनी इनकम भी बढ़ सकती है कि वो इनकम टैक्स भरेगा। तो भारत सरकार को ये पता है कि किसी भी चीज को फ्री में नहीं देते, कि कोई भी सरकार कोई भी पब्लिक सर्विस करती तो फ्री में नहीं होती, उन्हें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, टैक्स रिवेन्यू बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, पॉवर्टी रेट कम होता है, तो ऑब्वियस बात है कि भारत का रिवेन्यू अच्छा होगा, उनका जो गोल है उसे वो अचीव कर पाएंगे। और एट द ग्लोबल लेवल की जब हम बात करते हैं तो भारत की इकोनॉमी हाई स्टैंडर्ड इकोनॉमी होगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे ट्रेजरी बिल्स की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो फंड्स आते हैं वो उन्हें इन्वेस्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जो ट्रेजरी बिल जो होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब मान के चलो नॉट मोर देन 1 year but with some specific days, likewise 91 days। कुछ ट्रेजरी बिल्स 91 डेज के लिए होते, इनका डबल कर दो,
182 डेज, और इनका वापस डबल कर दीजिए, वो होता है 364 डेज। ओके, हमने तीन तरीके के ट्रेजरी बिल्स के बारे में बात करी है। एक होते हैं 91 डेज के लिए, एक होते हैं 182 डेज के लिए, और एक होते हैं 364 डेज के लिए। सो हम जब बात कर रहे हैं ट्रेजरी बिल्स की, तो एक शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन है। ओके, और शेडो बैंक्स के अंदर वो इशू होते हैं। ओके, मतलब जैसे हमने मनी मार्केट फंड की बात करी, तो वो म्यूचुअल फंड इन्हें ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है। और हमने एक और बात करी थी हमारे यहाँ पे, वो है कमर्शियल पेपर्स की। अब जब हम कमर्शियल पेपर्स की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ट्रेजरी बिल जैसे ही होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। ओके, यू वुड नेवर गेट इंटरेस्ट। बस आपके पास पैसा ज्यादा हो गया है तो आप उन्हें पार्क कर सकते हो, उसका गवर्नमेंट यूज कर सकती है, और इन द फ्यूचर आपके पास वो वापस पैसा आ जाएगा जब उसका मैच्योरिटी डे या मैच्योरिटी स्टेज आ जाएगी। ओके, सो हम जब बात करते हैं सेकेंड चीज कि जो मनी मार्केट फंड वो जब इन्वेस्ट करता है, तो हमने सेकेंड बात करी थी कमर्शियल पेपर्स के बारे में। हम बात कर रहे थे कमर्शियल पेपर्स के बारे में। अब कमर्शियल पेपर्स भी एक तरीके से ट्रेजरी बिल जैसा ही होता है, बट ये एक अनसेक्योर्ड होता है। अनसेक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। पैसा आपके पास जो हाई इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अपना पैसा पार्क करते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज आपके पास कि भैया आपके पास पैसे की जरूरत है आपको, लाइकवाइज किसी बंदे ने आके कह दिया कि भैया मुझे इतने पैसे की जरूरत है। आज भी गांव में या सिटी में चलता है कि मुझे इतना पैसा उधार दे दो, इन द फ्यूचर में आपको इतना लौटा दूंगा, ठीक है। तो वो एक प्रॉमिसरी नोट होता है कि एक समय के बाद आपको ये पैसा मैं लौटा दूंगा। एक नोट में वो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जैसे कुछ लोग ब्लैंक चेक रखते हैं, कोई ड्राफ्ट रखते हैं, तो ये चीजें भी ध्यान में रखते हैं। तो ये प्रॉमिसरी नोट की जब हम बात करते हैं, तो वो या तो फिर ड्राफ्ट भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, या कोई सिक्योरिटी हो सकती है। ओके, तो हम बात कर रहे थे अनसेक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट कमर्शियल पेपर्स की। तो हमने अनसेक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट की बात करी, एक तरीके अनसेक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो मैच्योरिटी रेट होता है वो नॉट मोर देन 270 डेज। 270 दिन से ज्यादा इनका मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। मैच्योरिटी इनकी 270 डेज के अंदर अंदर हो जाती है। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पेरोल्स होते हैं। अब पेरोल्स क्या होते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय को उसका पैसा देना है, तो क्या होता है कि भैया इस महीने आपने पैसा नहीं दिया, तो उसे इन द फ्यूचर आपको उसका कंपेंसेट करना पड़ेगा। ओके, आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो पेरोल्स को इशू करते हैं कि इन द फ्यूचर कोई भी एम्प्लॉय जो होता है उससे आप पैसा देंगे, कोई एम्प्लॉयर उसे इन द फ्यूचर जितना पैसा उसका बाकी है उसे कंपेंसेट करेगा, और उस चीज को उसका जितना भी बचा हुआ पैसा उसे खत्म करेगा। तो वो पेरोल्स इशू करते हैं उसे। आई होप आपको शैडो बैंक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एनबीएफसीज की। एनबीएफसीज कुछ भी नहीं होते। जब हम बात करते हैं एनबीएफसीज की, जो आज भी हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं मॉर्गेज होते हैं या कुछ चीजें गिरवी रख के पैसा लेते हैं, ठीक है, बट उनके पास आप डिमांड डिपॉजिट जो होती है, आप डीडी, या उनके पास पैसा आप रख नहीं सकते जिससे आपको इन द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट मिलेगा,
ठीक है। तो वो एनबीएफसीज होती है जिनमें जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कैश को एक्सेप्ट, सेविंग अकाउंट्स नहीं होते, उनके करंट अकाउंट्स नहीं होते। एक बात ध्यान रखना, एनबीएफसीज में, एनबीएफसीज को आरबीआई भी रेगुलेट करता है और सेबी भी रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, जो हमारे के स्टॉक मार्केट को देखते हैं और आरबीआई हमारे पे मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है। ओके, तो एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड होती है, ऐसा नहीं कि हर कोई एनबीएफसी लेके बैठ गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे पे रूरल डेवलपमेंट में भी, कैसे भी डेवलपमेंट में जहाँ आपको पैसे की जरूरत है और आपके पास, आप कमर्शियल बैंक नहीं जा सकते, तो आप किसी ने अपने पास वाले से आपने पैसा ले लिया। ओके, तो वो एनबीएफसी होती है। ओके, हम बात करते हैं ये जब एनबीएफसी रजिस्टर्ड होती है तो वो होती है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट या सोसाइटीज एक्ट बोलो आप उन्हें, जो कि 1956 के थ्रू रेगुलेट होती है। ओके, ये एनबीएफसी है और ये हमने पढ़ा है आज आरबीआई सेबी के बारे में, और मैंने आपको शेडो बैंक्स के बारे में पढ़ा है, ट्रेजरी बिल्स क्या होती है, कमर्शियल पेपर्स क्या होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड सो थैंक यू सो मच। We will meet you in the next video with a good topic, with good cause about more enhancing knowledge. Okay, see you.